वो प्राचीन भारत की थी, ये आपके मध्य भारत की है, इसके बाद आपको आधुनिक भारत की मिलेगी। आज हम इस पूरे डायग्राम को समझेंगे जो कि मध्य भारत का है। तो इसका जो पहला टॉपिक शुरू होता है मध्य भारत के इतिहास का, वो इस्लाम का उदय एवं भारत में इसका आगमन। जैसा कि आपको टॉपिक से स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम का उदय और भारत में आगमन। तो इस्लाम धर्म जो है वो अरब का धर्म है, इसके बाद भारत में आया था। कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता, कोई ना कोई कारण रहता है, तभी कोई ना कोई कार्य होता है। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इस्लाम का उदय एवं भारत में उसका आगमन, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, एक घटना थी। उस घटना के कारण मोहम्मद बिन कासिम को भारत में आया और आने के बाद इसने आगे की परंपरा को शुरू किया। वो घटना ये थी कि ईरान के कुछ जहाज जो थे वो समुद्र से होकर जा रहे थे। यहाँ पर जो देवल बंदरगाह थी, देवल बंदरगाह का मतलब जो सिंध का एरिया है, जैसे आप ये देखो, ये भारत है, ये क्या है, ये भारत है। तो घटना ये घटी थी यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे सिंध है, सिंध पंजाब वाला एरिया है। यहाँ पे क्या है, ये बंदरगाह है, देवल बंदरगाह। तो कुछ ईरान जो जहाज थे वो यहाँ से गुजर के जा रहे थे, उसमें कुछ हज यात्री थे और ईरान का जहाज था। उस जहाज को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया और उस समय वहां के जो शासक थे वो कौन थे, दाहिर। वहां के शासक कौन थे, दाहिर। तो घटना क्या घटती है कि यहाँ पे जब इसको जहाजों को लूट लिया जाता है तो जो अरब के खलीफा थे वो नाराज हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और अपने गवर्नर अल हिजाज को आदेश देते हैं कि जो भी हमारा नुकसान हुआ है जहाजों को लूटने पे, चूंकि वो सिंध की सीमा के आसपास लूटे गए हैं, तो उसका हर्जाना जो है राजा दाहिर भरेंगे, जो कि ब्राह्मण वंशी राजा थे, राजा दाहिर। तब क्या होता है, तब दाहिर से कहा जाता है कि आप जो ये जहाज लूटे गए इसका भुगतान करिए। दाहिर मना कर देते हैं, वो कहते हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है। इससे नाराज होकर खलीफा जो थे अपने गवर्नर अल हजाज को आदेश देते हैं कि इनसे भरपाई तो करी जाएगी। इसी के क्रम में क्या होता है, अल हजाज जो है वो परमिशन देते हैं मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था। ये उस समय 17 से 18, किसी इतिहास किताब में इसकी एज 17 बताई गई है, किसी किताब में इसकी उम्र 19 साल बताई गई है। ये 17 साल या 19 साल का लड़का था, लेकिन ये एक अच्छा सेनापति था और इसने क्या करा, यहाँ पर आक्रमण कर दिया। चूंकि इनसे पहले भी अरबों ने आक्रमण करे, लेकिन वो आक्रमण में लूटपाट करी चले गए। इसके बाद इन्होंने पहला आक्रमण जो किया था वो देवल बंदरगाह के पास आपके सिंध में किया था। सिंध में किया और सिंध में करने के बाद सिंध को जीता और फिर उन्होंने मुल्तान को जीत लिया। तो ये मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत हो जाती है मध्यकाल की। इसके बाद क्या हुआ, ये लगभग 711 और 12 के आसपास आया है। अब दूसरा जो शासक हुआ है वो कौन हुआ है, मोहम्मद गजनबी। मोहम्मद गजनबी। हंसी वाली बात तो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, ये अरब थे। यहाँ एक बात ध्यान रखना, भारत में जो पहले इस्लाम धर्म को लाए वो मुगल नहीं थे, वो अरब थे। अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया, सिंध पे और मुल्तान पे कब्जा किया गया। लेकिन फिर होता क्या है, जब सिंध और मुल्तान पे कब्जा हो जाता है, होने के बाद में मोहम्मद गजनबी, ये तुर्क आक्रमण था। ये कौन सा आक्रमण था, तुर्क आक्रमण था। ये क्या करते हैं, ये आकर मोहम्मद बिन कासिम के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं और ये यहाँ पे क्या करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। आप तो जानते ही हैं मोहम्मद गजनबी ने जो है 17 बार सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, लूटा था, वो सारी स्टोरी आपको पता है। यहाँ पे हम जब इसको एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बहुत ही बड़ा करके विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, आपको एक क्रम में वंशों के बारे में और उसके शासकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद गजनबी आए और ये क्वेश्चन आया था भी अल्टीमेट कि अलबरूनी किसके साथ आया था। तो अलबरूनी जो था गजनबी के साथ आया था और इसी का नाम अब्दुल रहमान था। तहरीक हिंद इसकी एक पुस्तक थी। और इसके बाद जो तीसरा शासक आया है उसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। यहाँ पे क्या हुआ था कि इसने 1175 में सिंध पे विजय कर ली। 1175 में सिंध पर विजय कर ली और विजय करने के बाद में क्या करा, पूरे यहाँ शासन किया, आपने सिंध को भी जीत लिया। इसके साथ ही क्या होता है, ये डरा हुआ इतना था कि इसने खुद ना शासन करके अपना एक गुलाम जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे शासन करने के लिए छोड़ दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किया है वो अरबों ने किया है। लेकिन अगर हम ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाए, वो केवल सिंध जीत पाए, मुल्तान जीत पाए और बस उनका आक्रमण निष्फल हो गया। दूसरा लूटपाट करने आया वो मोहम्मद गजनबी था। इसके बाद जो तीसरा आया मोहम्मद गौरी, उसका उद्देश्य लूटपाट करना तो था ही, इसके साथ में राज्य का विस्तार करना भी था। इसी क्रम में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ का राजा बनाकर
इसकी गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो जो तुर्की सल्तनत है उसमें आपके जो है 1 2 3 4 5 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने वंशों के बारे में पढ़ेंगे? 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला वंश है गुलाम वंश। इस गुलाम वंश में कितने शासक हुए हैं? 10 शासक हुए हैं। अब यहां 10 शासक में से इंपॉर्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। अब 10 शासक लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन जब ये आपको डीप तरीके से पढ़ाया जाएगा तो उस समय इन 10 शासकों के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि एलटी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये 1/3 आता है, यानी 2 पार्ट आपके सब्जेक्ट के आते हैं और 1 पार्ट आपका जीएस का आता है। इसलिए हमको बहुत डीप नहीं जाना है और बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं देखना है। करना क्या है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को डीप तरीके से देखना है। तो यहां पे गुलाम वंश के 10 सुल्तान हुए, जिसमें पहला हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम था, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान एक खेल होता है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। और इसके बाद शासन किसने किया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का नाम इसी के नाम पे है। इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के बाद कौन राजा बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, क्वेश्चन भी आपको पता ही है शायद कि भारत की पहली महिला शासिका, पहली और अंतिम कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जैसी गद्दी पे बैठी थी, इसे बहुत ही अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इसी के एक घोड़ों की रखवाली करने वाला याकूत नाम का व्यक्ति था, जिसका बहुत ही विश्वास पात्र था, लेकिन चूंकि सरदारों का लगातार षड्यंत्र बढ़ रहा था, तो इसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन याकूत भी उसमें मारा गया। अंत में इसने अल्तुनिया से शादी कर ली और एक युद्ध में सरदारों ने षड्यंत्र करके किसको मार दिया? अल्तुनिया। यहां सरदार का मतलब यह है कि जैसे शासन चलता था तो उसमें कुछ वरिष्ठ लोग होते थे जिनको सरदार कहा जाता था या अमीर कहा जाता था, वो उनके ग्रुप में रहते थे। इसके बाद नसीरुद्दीन आए हैं और बलबन आए हैं। बलबन जो था वो भी इल्तुतमिश का सेनापति रह चुका था और उसने भी इस चीज का, ये क्वेश्चन जो भी आया था आपका एलटी गेट में, रक्त और लोहे की नीति किसने दी? रक्त और लोहे की नीति किसने दी? ये बलबन ने दी थी। तो इस तरीके से गुलाम वंश में 10 सुल्तान हैं, जिसमें 4 आपके 5 जो हैं प्रमुख हैं। इसके बाद आया खिलजी। खिलजी वंश होता क्या है, आपने वो पद्मावत मूवी देखी होगी, तो उसमें वो लोग बैठे हुए होते हैं और भारत आने का विचार करते हैं। ये यही शुरुआत है। असल में इनके उसमें जो आपका पूरा राज होता था, उसमें क्या होता था कि कुछ सरदार, कुछ अमीर टाइप के लोग होते थे, जो कि एक जैसे कहते हैं अशोक के जैसे अकबर के नवरत्न थे, तो वैसे ही इनके ये सरदार और अमीर होते हैं। तो इसमें 2 लोग प्रमुख थे बलबन के मरने के बाद में, एक थे तुर्क और दूसरे थे खिलजी। इन दोनों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हो गई कि हम राजा बनेंगे। अंत में विजय होती है खिलजी की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं वो राजा बनते हैं। इसके बाद आपने मूवी में देखा ही होगा, वो दूसरे किले में युद्ध करने जाते हैं, तभी क्या होता है, वो कहते हैं ना पत्थर वो नायाब है, वो छीन लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की वहीं पर हत्या कर देता है। तुगलक वंश में 9 सुल्तान हुए हैं। तुगलक वंश में 9 सुल्तान हुए हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद क्या होता है, सैयद वंश के 4 प्रमुख शासक हुए हैं, जिसमें खिज्र खां हुए हैं और मुबारक शाह हुए हैं। इसके बाद आता है लोधी वंश। इसके बाद कौन सा आता है? लोधी वंश, जिसका संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और दूसरा सिकंदर लोधी और तीसरा इब्राहिम लोधी। एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन आया था और आपका पीसीएस में भी आ चुका है कि एलटी ग्रेड का मतलब मेरा खास एलटी ग्रेड से नहीं है। एलटी ग्रेड का मतलब जीआईसी प्रवक्ता प्लस एलटी ग्रेड, ये दोनों एग्जाम एक इंटर कॉलेज के लिए होता है, एक उससे नीचे के लिए होता है। तो क्वेश्चन ये आया था, ऐसा कौन सा सुल्तान है जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया? वो कौन था? आपका इब्राहिम लोधी था। अभी हम आपको इनके क्वेश्चन भी बताएंगे। मैंने क्या करा है, ब्लूप्रिंट रेडी किया है एलटी का और जीआईसी का, तो उस ब्लूप्रिंट में सारे क्वेश्चन हैं, वो अभी हम देखेंगे कैसे करके इसमें जुड़ेंगे। इसके बाद आपका आता है, क्या नाम है, धार्मिक आंदोलन। फिर क्या होते हैं, धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं। एक चीज और की, जब टर्की सल्तनत की स्थापना हुई थी तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश में ये अपने चरम पर था। लेकिन फिर क्या होता है, तैमूर का आक्रमण हो जाता है। कहानी सुनी थी, उन्होंने लाशों की मीनार बना दी, वो दिल्ली में आ गया था, उसने कत्लेआम मचा दिया और इस तरीके से ये सल्तनत का विघटन शुरू हो गया। फिर सैयद वंश और लोधी वंश। इसके बाद होते हैं धार्मिक आंदोलन में कौन से हैं? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, चिश्ती आंदोलन, सुहरा बर्दी आंदोलन, नक्शबंदी आंदोलन और अन्य आंदोलन।
धार्मिक आंदोलन का मतलब ये था कि जब ये मुगल आक्रमण भारत में हो रहे थे तो जो धर्म की नैया थी वो डगमगाने लगी थी, डूब रही थी। इस नैया को संभालने के लिए बहुत से धर्मगुरु और बहुत से विचारक भी आए जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया। उसमें भक्ति में कौन कौन थे, जैसे आपके कबीरदास थे, आपके कबीरदास हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, वल्लभाचार्य हो गए, मीरा हो गई। और सूफी संतों में कौन थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए और पंजाब के प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद हो गए। इस तरीके से यहाँ पे भक्ति आंदोलनों के माध्यम से भाईचारा का संदेश दिया, धर्म की जो नैया डगमगा रही थी उसको सही करने का प्रयास किया गया। इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आपने रैदास के बारे में तो सुना ही होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसके बाद क्या होता है, आपका विजयनगर और बहमनी और अन्य प्रांतीय जो राजवंश हैं उनकी स्थापना होती है, जिसमें विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की है, और बहमनी राज की स्थापना जो की है वो किसने की है, हसन गंगू ने की है। इसके बाद क्या होता है, बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। बाबर का आक्रमण हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। तो बाबर का आक्रमण भी ऐसे नहीं हुआ। इब्राहिम लोधी ने क्या करा था, अपने दो रिश्तेदारों की क्या कर दी, थोड़ा सा बेइज्जती कर दी थी, थोड़ा अपमान कर दिया था। इतिहास हमें यही सिखाता है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो इब्राहिम लोधी ने अपने ही जो उसका राज था, जहां पे वो शासन करता था, उसी भवन में उसने अपने दो रिश्तेदारों की बेइज्जती कर दी, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को आमंत्रित किया। देखो, एक बात तो है कि लुटिया डुबोने में कोई ना कोई तो होना चाहिए, वरना इतना आसान नहीं होता है। तो उन लोगों ने इनवाइट किया किसको, ये ठीक वैसे ही है कि गौरी की हिम्मत नहीं थी भारत में आ जाता अगर उसको जयचंद इनवाइट नहीं करते। वहीं विद्रुप वाजपेयी का बहुत अच्छा शेर है कि युद्धों में हम नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने ही जयचंदों से। तो यहाँ पे इब्राहिम लोधी के जो रिश्तेदार थे वो नाराज हो गए और उन्होंने इनवाइट कर दिया बाबर को, और बाबर की यहाँ पे एंट्री होती है। और इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे एक खास बात ये थी कि बाबर ने जो इब्राहिम लोधी से पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा था, ऐसा नहीं है कि उसने ये पहला युद्ध लड़ा था, इससे पहले भी बाबर ने 5 युद्ध लड़े थे और इससे ज्यादा युद्ध लड़े थे, वो उसमें लगातार हारा था। बस बाबर के अंदर खास बात ये थी, जब ये हार जाता था तो शांत नहीं बैठता था, ये एनालिसिस करता था कि क्या कारण हो रहा कि हम हारे, वो क्या क्या कारण थे, वो क्या समस्याएं थी जिनके कारण मैदान में हमें पराजय का सामना करना पड़ा। एनालिसिस करने के बाद वो अगली बार और अच्छे से उतरता था। जब लगातार वो 5 युद्ध हारा तो उसे पता लगा कि हम युद्ध क्यों हारते हैं, क्योंकि जो बाबर था वो मध्य एशिया से आया था, जो रेगिस्तान था जहां पे बहुत तेज गर्मी होती थी, और जो ये युद्ध लड़ते थे ये तराई के क्षेत्रों में लड़ते थे जहां पे जमीन थी, घास थी और पानी था। तो जब ये शुरू के कई युद्ध हारा, इसके बाद जब इसको ये बात समझ में आ गई कि मुझको अब ये जो है युद्ध किसी ठंडे स्थान पर नहीं लड़ना है, ये युद्ध की जगह डिसाइड की इसने पानीपत, और वो भी कितना, गर्मी के महीने में जब बहुत भीषण गर्मी होती है। इतिहासकार बताते हैं कि जो इब्राहिम लोधी की सेना थी वो बाबर से कम वहां की गर्मी और वहां की तपिश, भूख प्यास से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। इसके कारण बहुत बड़ी समस्या आई। और आप इतिहास उठा के देखें, बाबर ने इसके बाद चाहे चंदेरी का हो, चाहे खानवा का हो, पानीपत का हो, जो भी युद्ध लड़े वो गर्मी के महीनों में लड़े और रेगिस्तानी एरियो में ही लड़े गए। इस तरीके से बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। इसके बाद कौन बना, हुमायूं। इसके बाद कौन आया, उसका बेटा हुमायूं। हुमायूं कुछ ज्यादा अच्छा शासक नहीं था, ये लापरवाह था, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहता था। इसका फायदा उठा के शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया। और एक बात भी आती कि ऐसा कौन सा राजा था जो जिंदगी भर भागता रहा और उसकी मृत्यु भी भागते भागते ही हुई, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के लड़खड़ा के इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद क्या हुआ, शेरशाह सूरी, जिसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था, और इसने एक बचपन में एक शेर मार दिया था। शेर मारने के कारण इसका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया। इसके बाद होती है अकबर की एंट्री। 13 साल की उम्र में ही अकबर ने सिंहासन को संभाला था। ये कोई चॉकलेटी बॉय नहीं था। लोग कहते हैं कि अकबर इतना सक्सेस क्यों हुआ, उसका कारण यही था कि 13 वर्ष की उम्र में जैसे ही इसने शासन संभाला बैरम खां के नेतृत्व में, इसको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसको कुछ विरासत में नहीं मिला, इसको सब अपने दम पे ही देखना पड़ा, जिसके कारण ये काफ़ी चीज़ों को बारीकी से देख पाया। और फिर इसका पुत्र जहांगीर, और जहांगीर के बाद
आपका शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। अभी जो पीसीएस का ट्रेंड चल रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि संगीत कला, नृत्य कला, चित्रकला, तो जहांगीर और जो शाहजहां थे ये दोनों कला प्रिय थे, और ये दोनों इतने कला प्रिय थे कि इन्होंने अपने दरबार में चित्रकारों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को खूब अच्छा स्थान दिया। और शाहजहां की तो प्रसिद्ध इमारत आप जानते ही हैं, जो कौन सी है, ताजमहल है। कौन सी है, ताजमहल है। इसके बाद उत्तरकालीन मुगल शासक कौन कौन से हुए हैं जो उत्तर काल में आए, तो उत्तर काल में जो यहाँ अंग्रेजों की एंट्री होने लगी थी। फिर बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अब जिस बहादुर शाह जफर की बात करते हैं वो प्रथम नहीं, वो अंतिम वाले हैं। अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तलवार हिंदुस्तान की। तब जफर ने कहा था गाजियों में जब तक बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक तेग चलेगी हिंदुस्तान की। तो ये जो है आपके ये वाले जफर थे। तो मुगल कालीन बादशाह जी को देखिए होता क्या है, वो वही बात आ गई कि वो एक बार शेख से पूछा कि आपके पापा किस पे चलते थे फादर, बोले ऊंट पे। बोले आप किस पे चलते हैं, बोले हम भी ऊंट पे ही चले थे। बोले आपके बच्चे, बोले वो अच्छी महंगी कारों में चलते हैं। बोले कल को आपके बच्चे फिर किस में और आगे क्या रहेंगे, किस में चलेंगे, बोले वो फिर ऊंट पे आ जाएंगे। क्योंकि जब आपका वक्त खराब होता है तो ये खराब वक्त मजबूत इंसान पैदा करता है। यहाँ के जो शासक हुए हैं, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत आफतें उठानी पड़ी, तब कहीं जाके ये अपने आप को स्थापित कर पाए। और इसके बाद जो उत्तरकालीन मुगल थे, इन्हें कोई मेहनत नहीं करना पड़ी, बस सुरा सिगार और सुंदरी पर डिपेंड रहे, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होते गए। और अंग्रेजों ने क्या करा, यहां पे आसानी से कब्जा कर लिया, जिसमें आप मोटे तौर पे देख लीजिए बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरुख खशियर, इसमें दो हुए हैं, रफी और एक रफी, एक रफी उद्दराज, एक रफी उद्दौला, जो शाहजहां सेकंड कहते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, शाहजहां थर्ड, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, और इसके बाद शिवाजी और मराठा साम्राज्य, शिवाजी और मराठा साम्राज्य। ये आपका भारत था। तो यहां पे सब में क्या आना शुरू हो गया, मराठा साम्राज्य। शिवाजी अपने आप में ही काफी थे। असल में शिवाजी ने दो बातें नोटिस करी। एक बात, उन्होंने वो गलती नहीं करी जो गलती राजपूतों ने करी कि जान की मतलब बचन ना जाए, प्राण चले जाएं। और दूसरी बात, छापामार युद्ध नीति। तो उन्होंने क्या करा, छापामार युद्ध नीति का प्रयोग करा और बहुत अच्छे से अपनी स्थिति बनाई। फिर शिवाजी के क्या रहे, कुछ उत्तराधिकारी रहे, जिसमें संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकंड और शाहू। इसके बाद मराठा परिषंग बना, जिसे पेशवा भी कहते हैं। फिर बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, और इसके बाद बालाजी बाजीराव। और फिर क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, वो आपने मूवी देखी होगी, अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद जब पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया और ये हार गए, इसके बाद क्या हुआ कि माधव राव इसके बने, फिर नारायण राव बने, माधव राव नारायण बने और बाजीराव सेकंड बने। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और कुछ क्षेत्रीय राजा ये उनके राज बन गए, जिसमें राजपूत राज थे जयपुर और राजस्थान में, रोहिलखंड में था, और फर्रुखाबाद में और बंगाल में। इसके बाद कुछ मैसूर, अवध, ये हैदराबाद है, यहाँ पे क्या है, हैदराबाद और के कर्नाटक। इसके बाद क्या होता है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। फिर आपके आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक पूरा डायग्राम है किसका, मध्यकाल का। अब मेरे पास ये ब्लूप्रिंट है जिसमें आपके तीन वैरायटी के क्वेश्चन हैं। इन तीन वैरायटी के क्वेश्चन में क्या क्या है, जिसमें पहला तो एलटी ग्रेड में जो भी 4 से 5 पेपर हुए हैं उसकी इसमें क्वेश्चन है। इसके अलावा जो जीआईसी प्रवक्ता की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें केवल मध्यकाल के क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो आपका एक एग्जाम और होता है डिग्री कॉलेज, वो भी यही कराते हैं, वो भी इसी तरीके से बोला जाता है राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चन आए हैं कि कैसे करके आपके क्वेश्चन बनेंगे, कैसे करके आप क्वेश्चनों को समझेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि जब आपको डायग्राम क्लियर होता है तो क्वेश्चन वहाँ पे बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, और जब डायग्राम क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चनों को समझने में प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया।
अब आप देखिए आपके दिमाग में पैटर्न बना हुआ है, फिगर बना हुआ है। अब आप कैसे पकड़ेंगे क्वेश्चनों को? क्वेश्चन आया है एलटी ग्रेड 2018 में, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों के रूप में बताया है? तो इसमें बताया है इब्न बतूता ने। किसने बताया? इब्न बतूता ने। तो अब इब्न बतूता ने बताया है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था इंडिया? किसके शासनकाल में आया था? तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कहाँ आया था? इंडिया आया था। और उसने दिल्ली में सड़कों को देखा, वहाँ की व्यवस्था को देखी और कहा कि दिल्ली एक उत्कृष्ट शहर है। 2018 एलटी ग्रेड में आया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया है जीआईसी प्रवक्ता में ही कि वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो अब आप बात समझो कि ये मुगल बादशाहों के समय में अंग्रेज आए हैं, तो कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? शाह आलम। कहाँ गए? शाह आलम। ये कौन बने? अंग्रेजों के पेंशन भोगी, मतलब मान गए कि हाँ भैया हमें पेंशन पे ही रख लो, हम पेंशन पर ही पलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को रखा? तो ये रखा था औरंगजेब ने। देखा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। तो ब्लूप्रिंट से हमें यही पता लगता है कि कौन से टॉपिक हमें पहले देखना है, कौन से बाद देखना है। आगरा को किसने राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोधी ने। जो सिकंदर लोधी था इसने क्या करा था? आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अब वो कह रहे हैं कि काबुल से लौटने के बाद किसने नए धर्म का संस्थापक बना या प्रधान बना? तो कौन बना था? अकबर। कौन बना था? अकबर। जब वो वहां से आया था, कहां से आया था? काबुल से लौटकर आया था। तो ये क्वेश्चन कहां से आ गया? अकबर से आ गया। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित चित्रकारों में जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वो कौन थे? तो वो अबुल हसन थे। और किसके उसमें आए थे? जहांगीर। आ गया जहांगीर में अब्दुल हसन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा डायग्राम क्लियर है तो बहुत आसानी से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। तो आपको पता ही है इसमें तानसेन है, हरिदास हैं, सूरदास हैं। तो ये इसका क्या सिस्टम है? यहाँ पे इनके जो संगीतकार हैं, जो नृत्यकार हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित शासकों में से किसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था? तो जहांगीर ने। तो कहाँ आ गया? जहांगीर ने। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो हैं धीरे धीरे बनने लगेंगे। अब ये कह रहे हैं अकबर के जो अकबर था वो अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद कौन थे? तो अब्दुल समद। अब्दुल समद। तो ये किसके उसमें थे? अकबर। फिर अकबर से क्वेश्चन आ गया। देखो भाई पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं बहुत डीप पढ़ना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं थोड़ा पढ़ना है, कुछ ऐसे हैं आपको थोड़ा सा देखना है। अब इसके बाद शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने वाला, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? शिवाजी से आ गया। अकबर के शासनकाल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो फैजी ने करवाया था। तो इस तरीके से आप के माइंड में जब ये डायग्राम क्लियर होगा फिर आप पुराने साल के पेपर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हाँ एक चीज़ इसमें और ऐड करना है मुझे, वहाँ से भी क्वेश्चन खूब होते हैं। जैसे आपने देखा तुर्की सल्तनत, दिल्ली सुल्तनत हो गई, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करना पड़ेंगी। जैसे इसमें क्या हुआ? साहित्य, यानी कोई साहित्य लिखा गया। फिर इसके बाद साहित्यकार, और इसके बाद स्थापित कला, स्थापत्य कला, यानी जो आपकी इमारतें बनी, जो बनी, वही स्थिति आपकी कहाँ होगी? बहमनी राज में होगी। वही स्थिति आपकी कहाँ होगी? मुगल काल में होगी कि कौन साहित्यकार थे, क्या क्या रचनाएं थीं, क्या क्या स्थापित कला बनी। तो इस तरीके से ये आपका जो है पूरा मध्यकाल का एक डायग्राम है। जैसे ही आप इसे पूरा तैयार कर लेंगे तो ये ब्लूप्रिंट है जहाँ ये क्वेश्चन आते हैं मध्यकाल के, तो आपको तुरंत पता लगेगा। देखिए हमें ये मैटर तो बाद में करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले हमको दिमाग से ये दौड़ाना पड़ता है ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, क्योंकि माइंड ऐसा काम नहीं करता। आजकल जैसा कंपटीशन हो रहा है, जैसी स्पीड चाहिए, जैसी एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो उसका हिसाब ये है कि गोली की तरह दिमाग को क्लिक करना चाहिए। जैसे गोली चली और टारगेट पे लग गई, वैसे ही आपने क्वेश्चन पकड़ा, तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही इसकी लैंग्वेज समझी और वहां से आप टॉपिक में गए और टॉपिक में जाके आपने तुरंत क्लियर कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तब आप तेजी से क्वेश्चन को कर पाएंगे।
और इसके अलावा आप जब कोई भी तैयारी करें, चाहे सुपर टेट की करें, चाहे एलटी ग्रेड की करें, चाहे प्रवक्ता की करें, कुछ करें, ये डायग्राम क्लियर होगा तो बहुत आसानी से आप परीक्षा पैटर्न भी समझ सकते हैं कि उसका पैटर्न क्या है क्या नहीं है। जैसे अब ये मोहम्मद बिन कासिम आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास देखिए पेपर आते हैं, कुछ नहीं करना होता है, सीधे नेट पर जाइए और ये क्या लिखा है, यूपीएससी पीसीएस। तो आप यूपीएससी पीसीएस आप यूपी पीसीएस के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं 5 साल के, और आपने मध्यकाल का डायग्राम बना लिया। अब आपके पास 5 साल के पेपर हैं यूपी पीसीएस के, फिर आपके पास 5 साल के पेपर हैं आईएएस के, ये लिखा है यूपीएससी आईएएस के। अब आप ये देखो कि मध्यकाल में अब तक कुल कितने क्वेश्चन आए, तो आप समझ जाओगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ क्लिक कर रहा है। वही पोर्शन मजबूत करने हैं, क्योंकि ये जो एलटी ग्रेड की तैयारी है या जीआईसी प्रवक्ता की है, ये सुपर टेट की है, ये केवल इनको आधार बनाकर नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल पकड़ना पड़ेगा, और वो है यूपीएससी का और किसका, पीसीएस का। मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी तैयारी करिए, आप तो अपने टॉपिक देख लीजिए कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बंद सिलेबस होता है, बस उसको डीप चले जाइए। जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वहां पे आपको बहुत ही डीप जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो ऐसी किताबें भी आती हैं, घटना चक्र की आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है, ये आपको टॉपिक वाइज बता देते हैं। जैसे ये बुक है, आप देखिए इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जैसे आप ये पढ़ रहे हो मोहम्मद बिन कासिम, अब पता लगा आप पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, यही नहीं समझ में आ रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ ख़त्म करना है। तो बहुत आसान होता है कि आप ये ऐसी बुकें मंगा लीजिए जिसमें 10 ईयर लगे होते हैं, 10 ईयर लगे होते हैं, तो इसमें आपको सटीक क्वेश्चन पता लग जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके के हैं। देखिए है, पहला ही है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, ऑप्शन देखिए, तुर्क का, मंगोल का, तुर्क का, अरब का। तो कहाँ का था, अरब का था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ना यूपी पीसीएस में, महमूद गजनवी का जो था वो दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्वी। इसके बाद वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गजनी वंश का संस्थापक कौन था। तो कुल मिला के ये है कि अगर ये आपको तैयार हो जाता है तो बाद में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पहले आप तैयार करिए। अब अगला डायग्राम आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आधुनिक काल का। किसका मिलेगा, आधुनिक काल का। फिर हम क्या करेंगे, उस डायग्राम समझेंगे, फिर आपके जो क्वेश्चन हैं उनको बताया जाएगा और आपके एक एक टॉपिक खोल तैयारी कराई जाएगी।